अगर ए बी अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू सी। तो यही अच्छा। कंक्लूजन निकला बस। सर वैसे लॉ अप्लाई नहीं होता पर इसमें अप्लाई होगा। मतलब ये हमारा ये बता रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी होने के बावजूद भी बी इज नॉट इक्वल टू सी, दैट मीन्स कैंसलेशन लॉ डजंट होल्ड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। ठीक है सर। और कौन सा क्वेश्चन था? सर 18 था 19 बस। 18 तो मैंने क्लास में करवाया था वो। नहीं सर वो अलग था। नहीं 18 नहीं, तो दैट नहीं वाज द लगा। सेम क्वेश्चन। 18th चेक कर लेना एक बार। वो मैंने सेम क्वेश्चन करवाया 18th ना, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, अच्छा सर। राइट। हाँ सर देख लूंगा। उसके बाद कौन सा 19th? हाँ सर। 19 में तो आपने प्रोडक्टिव निकालना है एबीसी, जैसे आपको ए दिया हुआ है ये। हाँ सर 18 मिल गया मेरे को सर। 18 तो 19 मिल गया में। ना। हाँ सर मिल गया। हाँ सेम क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो अगर आपको करना है। जैसे ए आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड, हाँ सर। बी आपको दिया हुआ है ए एच जी, एच बी एफ एंड जी एफ सी, और सी आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड। तो जब आपने एबीसी निकालना है इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। मतलब आप क्या कर सकते हो, जैसे जब एबीसी निकालना है आप ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, बीसी के साथ मल्टीप्लाई करके सर ए ए पहले और रख बी के। को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, जिनके अंदर एक ही रो या एक ही कॉलम होता है वो वाला थोड़ा बता दो। कैसे? सर जिनमें एक ही रो और एक ही कॉलम होता है उसकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं। जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम हो है। हाँ सर वो वाला कैसे होगा? देखो जैसे एक रो और जैसे एक एक मिनट, जैसे आपका जैसे आपने ये मान लो ये मल्टीप्लिकेशन है आपका 1 2 3, ये आपका 1/3 मैट्रिक्स है ना। हाँ सर। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3/1 से ही करोगे, मान लो ये है, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना। तब तो ये 1/1 आएगा, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा। क्या आएगा? 1 इंटू 3 3, प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस 3 इंटू 7 21, तब 1/1 मैट्रिक्स बनेगा ये। लेकिन अगर आप उल्टा करते हो, मतलब इसको 1/3 को पहले लिखते हो, 3/1 को पहले लिखते हो, और 1/3 को बाद में, तो ये आपका मैट्रिक्स है 3/1 और ये 1/3। तब आपका 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। वो कैसे बनेगा? जैसे ये है, पहले आपने ये रो ली और ये कॉलम लिया, तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा यहाँ पे। इसमें ऐसे ही करना है बस। अगर रो सेम रखोगे, इसके कॉलम चेंज करोगे तो 3 इंटू 2 6 यहाँ पे आएगा, फिर 3 इंटू 3 9 यहाँ पे आएगा। फिर इसकी रो चेंज करोगे, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लोगे तो A21 आ जाएगा 2 4 एंड 6। मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से और 2 को 3 से, फिर 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 14 21, ये मैट्रिक्स बनेगा 3/3 फिर। अब आया समझ? ठीक है सर। अब क्लियर है? हाँ सर। हाँ, अब हमें क्या करना है, अब जैसे हमें ये प्रोडक्ट निकालना है एबीसी, वो देख लो हमें क्या करना है। तो एबीसी के लिए आप क्या करोगे, अब मैंने आपको बताया कि जब आप एबीसी निकालोगे ना, तो आप ए बी निकाल सकते हो पहले, उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, या बी सी निकाल के ए को पहले ही रखना है। ये दोनों सेम आएंगी, ये दोनों डिफरेंट नहीं आएंगी। मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बट
आपने उसका ऑर्डर नहीं चेंज करना है, राइट। तो पहले मैं ए बी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब जैसे ए बी मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई जेड, उसके बाद ये मैट्रिक्स आ गया बी, और फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन को मैं सी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ एक्स वाई जेड के साथ। तो अब ये मैट्रिक्स है 1/3, ये मैट्रिक्स है 3/3, और ये मैट्रिक्स है 3/1। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका मैट्रिक्स जो आएगा वो 1/3 आएगा, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 आ जाएगा। अब ये 1/3 कैसे आएगा, देखो ये आपने फर्स्ट रो लिया और इसका कॉलम लिया, तो एलिमेंट क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस बी जी, ये पहला एलिमेंट आएगा A11। फिर इसका जब रो लेंगे, इसका कॉलम चेंज करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा इसी रो का एच एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड एफ, और फिर आपका इसका थर्ड एलिमेंट आएगा ये। सर आ गया सर। आ गया ना समझ। हाँ सर। तो ये 1/1 मैट्रिक्स बनेगा फिर, राइट। अब नहीं कोई प्रॉब्लम है बच्चे? यस सर। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में या जो मैंने काम दिया था उसमें पूछ लो पहले। सर दोनों में एक एक क्वेश्चन है। जो बताओ। एक्सरसाइज 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो मुझे फॉर्म नहीं करने आ रहा। एक मिनट रुको बस। uh, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 में ना। हाँ जी सर। हाँ, उसको लिखना कैसे है वो नहीं समझ आ रहा होगा आपको। यस सर। 20th भी फिर वैसा ही है तो हाँ 19 20 भी सेम ही है, आप उसको देख लो कैसे लिखना है हमने ना। जैसे आपको कह रहा है कि अ ट्रस्ट फंड हैज मैं दोनों ही लिख के बता देता हूँ आपको, राइट। ओके सर। और सबसे पहले ना आपने इसमें जैसे दो फंड है ना, दो में करना है ना 30,000 को, तो हाँ जी। आप लिखोगे लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इज एक्स एंड एंड 30,000 माइनस एक्स, राइट। ठीक है। अब ये हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा ए अमाउंट इन्वेस्टेड का, और फिर इंटरेस्ट रेट का एक बनेगा। तो यहां पे लिख सकते हो ए इज अ मैट्रिक्स फॉर अमाउंट इन्वेस्टेड, B is a matrix for interest rate, and C is a matrix for total interest obtained. राइट राइट सर। अब देखो, जब आप टोटल इंटरेस्ट को इक्वेट करोगे तो वो तो 1/1 ही बनेगा ना। टोटल इंटरेस्ट जैसे आपको 1800 दिया हो वो तो ऐसे ही नहीं रहेगा। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये सी मैट्रिक्स है हमारा। मतलब जब आप इनको हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिखना है तो आपको प्रोडक्ट वाला 1/1 बनाना है। 1/1 तो वो तभी पॉसिबल है जब आप 1 इसकी एक रो लोगे और 2 कॉलम लोगे ए मैट्रिक्स का। तो इसको आप ऐसे लिखोगे एक्स 30,000 माइनस एक्स, ये आपका
वो मैट्रिक्स हो गया अमाउंट इन्वेस्टेड का, राइट? ये ए है हमारा, और बी आपने फिर ऐसे लेना है, क्योंकि तभी 1/1 बनेगा जब ये 1/2 लोगे और ये 2/1। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, पहले में हमने मान लो 5% पर ईयर, तो 5/100 कर दो इसको, और इसको 7/100 कर दो नीचे में। तो जब प्रोडक्ट करोगे तो इट इज अ 1/1 मैट्रिक्स। ये 1/2, ये 1/2 है, तो ये 2/1 है, तो 1/1 ही बनेगा ना। हाँ जी सर। अब आपने कैलकुलेशन करने के लिए मैट्रिक्स प्रोडक्ट कर दो दोनों का, तो ये इक्वेशन नहीं आ जाएगी हमारे पास, 5x/100 प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 1800। तो इससे एक्स का वैल्यू आ जाएगा, राइट? एक्स का वैल्यू निकालने के बाद आपको बस एक्स और 30,000 माइनस एक्स लिख देना, ऐसे सेकंड पार्ट में करना है। ओके सर। राइट? और अगर आपने 20th क्वेश्चन को लिखना है वो ऐसे लिखना है। ये समझ आ गया? यस सर, आ गया। अगर आपको 20th क्वेश्चन को लिखना है तब आप ऐसे लिखोगे, द बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। तो इसको आप नंबर ऑफ बुक्स को उसमें चेंज कर लो, क्वांटिटी में 120 हो जाएंगे ना, जैसे 10 डजन। हाँ जी ठीक है। तो ये हमारा नंबर ऑफ बुक्स का मैट्रिक्स डिनोट कर रहा है। ए इज अ मैट्रिक्स फॉर नंबर ऑफ बुक्स। इसका ऑर्डर मैं बाद में बताऊंगा कैसे लेना आपने, राइट? राइट सर। बी इज अ मैट्रिक्स फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स। ये आपको जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये आपको ईच बुक का दिया हुआ, राइट? यस सर, ईच का और रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। सी जो है वो कह रहा है कि टोटल अमाउंट बुक सेलर विल रिसीव, तो टोटल अमाउंट, सी इज अ मैट्रिक्स फॉर टोटल अमाउंट रिसीव, राइट? तो हमें क्या करना है कि सी तो टोटल अमाउंट तो 1/1 ही होगा ना। यस सर। तो हम नंबर ऑफ बुक्स का लेंगे हम 1/3 मैट्रिक्स, तो मतलब 120 केमिस्ट्री बुक्स, उसके बाद 96 हो जाएंगी आपकी फिजिक्स की बुक, और इकोनॉमिक्स की बुक हो जाएंगी 120, राइट? आप इसके ऊपर बुक्स का नाम भी लिख सकते हो, जैसे ये केमिस्ट्री लिख दो, इसके ऊपर ऐसे मेंशन कर सकते हो ये, राइट? ये हो जाएंगी आपकी फिजिक्स बुक्स, और ये लिख सकते हो आप इकोनॉमिक्स बुक, राइट? और ऐसा मैट्रिक्स आपने देना प्राइस पर बुक का। तो ये आपको 80 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और 40 दिया हुआ है, राइट? अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/1 मैट्रिक्स बन जाएगा एक सी। यस सर। तो जो सी आएगा वो टोटल अमाउंट का वो आ जाएगा आपका, जो हमें निकालना है बेसिकली। ओके सर। तो इसको लिखने का तरीका ये है बेसिकली, राइट? राइट। अब क्लियर है? यस सर। अब हम नया टॉपिक कर रहे हैं जो थोड़ा सा मुश्किल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, राइट? सर। हाँ जी बोलो। सर असाइनमेंट का जो 14th क्वेश्चन है वो भी बता दो। असाइनमेंट का बता देता हूँ 14 क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, असाइनमेंट के 14 क्वेश्चन में ये देख लो। आपको एक मैट्रिक्स दिया 0 1 0 0, उसके बाद आपको आई आपने लेना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब आई लेना 1 0 0 1। अब ए आई प्लस बी ए तो निकाल सकते हो ना आप, लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है। यस सर। तो ये मतलब आपका उस क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ आई, वैसे आप एक बार बता दो फिर मैं आ जाएगा बस। जैसे ए को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ए 0 0 है, मतलब ए को हमने, ए मैट्रिक्स नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ए इज अ स्केलर। ओके सर। मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, हाँ जी। राइट? तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी ए, मतलब 0 बी 0 है 0 0, मतलब हमने इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट को। अब इनको ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका ए बी 0 है, हाँ जी। ये आपका ए आ गया, ये आ गया हमारा, ये चीज ए नहीं, ये चीज आ गई हमारी, राइट?
अब आपको इसका होल स्क्वायर निकालना ना, AI प्लस BA का पहले होल स्क्वायर निकलेगा, सीधा क्यूब नहीं निकलेगा इनका। ओके सर। इसका मतलब है कि आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, AB0A को AB0A के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था आपको। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से, रो बाय कॉलम, ए स्क्वायर AB प्लस BA 2AB, उसके बाद 0 एंड 0 A स्क्वायर। ये समझ आ गई मल्टीप्लिकेशन? यस सर। अब इसको A क्यूब निकालने के लिए ना आपको इसको एक और बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब AI प्लस BA का होल क्यूब निकालने के लिए ना आपको इसको दोबारा से A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A स्क्वायर 2AB 0 A स्क्वायर को एक बार दोबारा से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, AB0A से। तो ये देखो क्या मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, A क्यूब प्लस 0 A क्यूब, इसको स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर भी प्लस 2A स्क्वायर भी 3A स्क्वायर भी, 0 A, ये 0 आ गया और 0 A क्यूब आ गया, राइट? राइट सर। अब राइट हैंड साइड निकालो बस। राइट हैंड साइड है आपका, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में देखो क्या है, A क्यूब इंटू आई, तो राइट हैंड साइड A क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर दो आई को, ये बन जाएगा, और प्लस में 3A स्क्वायर B इंटू ए, मतलब इसको आपने 3A स्क्वायर B से मल्टीप्लाई करना है A को, तो 3 एलिमेंट तो 0 ही हो गए, और ये 3A स्क्वायर भी आ गया 1 के साथ मल्टीप्लाई करके। अब दोनों को ऐड करके देखो कि ये चीज आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। हाँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो इसका अप्रोच ये रहेगा आपका। ओके सर ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? नहीं सर बस हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, राइट? तो मैं बता रहा था कि ये थोड़ा सा मुश्किल भी है और थोड़ा सा मतलब और इम्पोर्टेंट भी काफ़ी है। तो टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट जो होता है ना, पहले हम सिर्फ एक्सपेंशन करेंगे इसकी। जो मैट्रिसेस खत्म? नहीं, इसको डिटर्मिनेंट के बाद करना पड़ेगा बाकी। ओके सर। बाकी जो पोर्शन है दैट इज रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट्स, राइट? तो डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट क्या होता है बेसिकली, इट इज अ स्केलर मतलब नंबर, एसोसिएटेड with a given स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जो डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा और किसी मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं है, राइट? तो आपने डिटर्मिनेंट, सबसे पहले हम करेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब है 2 by 2। तो जैसे आपका कोई मैट्रिक्स होता है, मान लो 2 by 2 मैट्रिक्स हम ऐसे लेते हैं, ए को A11 A12 A21 A22। तो आपने जो डिटर्मिनेंट लिखना है ना इसका, वो ऐसे लिखना है, ए डिटर्मिनेंट ऐसे। तो इसको लिखना भी ऐसे लाइंस में ही है, मैट्रिक्स को ऐसे ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं ऐसे। तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका, आपने इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो A11 इंटू A22, फिर माइनस का साइन, फिर इसको इससे करना है जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, A21 A12। मतलब जैसे आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 1 2 -3 4, तो 1 इंटू 4 4, ये मल्टीप्लाई हो गए, फिर माइनस का साइन बीच में, 2 इंटू -3 -6, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 10।
राइट। सो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर सबट्रैक्ट कर दिया। आगे हाँ, समझ। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी तो यही करते थे ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ओके मतलब दिस इंटू दिस, पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस का साइन, फिर ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना 2 by 2 में। ठीक है। ठीक है, हो गया ये। यस सर। अब 3 by 3 का एक्सपेंशन देखना आपने कैसे करना है। उसमें शायद a11 को कॉमन लेते हैं ना। हाँ, वो बता रहा हूँ मैं ना अभी, तभी आपको जब एक्सपेंशन आएगी उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे हम ना। अब जो 3 by 3 का डिटर्मिनेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना 3 by 3 का डिटर्मिनेंट। यस सर। अब देखो, जो भी डिटर्मिनेंट होता है ना, वो आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो, एनी रो और एनी कॉलम। जैसे अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना है फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो जैसे ये वन, इस एलिमेंट से शुरू करना है, फिर आपने A11 से, अगर ये इनका सम इवन है तो आपने इसको सेम साइन का रखना है, मतलब A11 ही रखना है। और जिस रो जिस कॉलम में ये लाई कर रहा है ना, इसको डिलीट कर देना है ऐसे, और जो बचा उसका 2 by 2 का डिटर्मिनेंट लिख देना है A22, A23, A32, A33। जब मैं इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना हूं तो सेकंड एलिमेंट ये है फर्स्ट रो का A12, तो क्योंकि 1 + 2 ऑड है तो इसके साथ नेगेटिव साइन लेना है, फिर आपने मतलब इसका साइन चेंज कर देना आपने, और फिर जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको खत्म करना है आपने ये, और जो बाकी 4 एलिमेंट बचे हुए वो लिखने हैं आपने A21, A23, A31, A33, और फिर आपने इसका लास्ट एलिमेंट लेना है A13, प्लस में ही आएगा ये क्योंकि 1 + 3 इवन है। फिर जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रखा है उसको डिलीट करना है A21, A22, A31, A32। ये इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, मतलब ये 2 by 2 से एक्सपेंड करके पूरा मल्टीप्लाई करके इसको पूरे को सॉल्व करना है, राइट। ओके सर। मतलब ये पूरा सॉल्व करना है, ऐसे नहीं लिखना है ये, जैसे 2 by 2 की एक्सपेंशन करके फिर मल्टीप्लाई करके अलजेब्रा है ना आगे, तो मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना। हाँ सारा कुछ मतलब सॉल्व करना है इसको पूरा। तो ये तो थी एक्सपेंशन R1 के लॉन्ग। ऐसे ही आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ अलॉन्ग C2, तो C2 का पहला एलिमेंट क्या है A12, कॉलम 2 का, राइट। तो कॉलम 2 का पहला एलिमेंट A12 है तो इसको माइनस साइन लेंगे क्योंकि 1 + 2 ऑड है, फिर माइनस से ही शुरू करेंगे। जिस रो जिस कॉलम में लगेगा था उसको डिलीट कर दो और बाकी 4 एलिमेंट ले लो A21, A23, A31, A33। फिर इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट A22 है तो A22 लिखना है, प्लस में आएगा ये, प्लस का मतलब है जो साइन है उसके साथ एलिमेंट लिखना पूरा, मतलब जिस रो जिस कॉलम में लाइक कर रहा है उसको डिलीट कर दो। तो 4 एलिमेंट क्या बचे आपके A11, A13, A31, A33, और इस कॉलम का लास्ट सेकंड एलिमेंट वाले है। में हमें हमेशा माइनस यूज करना है, जैसे A11 - A12 मतलब प्लस नहीं कर सकते।
नहीं, जो भी एलिमेंट है अगर उनमें i प्लस जे अगर ऑड है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अगर i प्लस जे इवन है तब आपको यहाँ पे सेम साइन रखना है। अब जैसे यहाँ पे 3 + 2 5 था तो नेगेटिव साइन लिया मैंने, और जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है इसको डिलीट कर दो, बाकी 4 एलिमेंट लिख दो और A11, और एलिमेंट इसी ऑर्डर में लिखने हैं, एलिमेंट का ऑर्डर नहीं चेंज करना जिस ऑर्डर में बचे हुए हैं वो, मतलब जैसे ये और ये डिलीट किया मैंने तो ये और ये एलिमेंट बचे हैं उसी ऑर्डर में लिख रहे हैं आपने। सर ये समझ नहीं आ रहा। तो -12 क्यों लिखा, -A12? तो वही मेरे को भी नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आया? -A12 क्यों लिखा? हाँ वो बता रहा हूँ मैं आपको, ये इसकी एक्सपेंशन है अलोंग C2। देखो जो ये वाला मिडल एलिमेंट है ना 3/3 में, ठीक है, हाँ जी। इसके आसपास में जितने भी एलिमेंट है ना, ये और ये 4 एलिमेंट है। यस सर। जब भी एक्सपेंशन में ये आएंगे उनके साथ आपने नेगेटिव साइन लेना है। सर रिपीट करना। जैसे ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं ना जो मैंने टिक किए हैं, हाँ जी। आप एग्जांपल कर दो, मतलब जिसके बच्चे अंदर एग्जांपल असली दूंगा, वैल्यूज एग्जांपल बाद में दूंगा मैं, पहले आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी हाँ जी। क्योंकि ये बाद में भी यूज होएंगी चीजें। अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, राइट? आप जो मैं बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। आप डिटर्मिनेंट को किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो, राइट? जब मैंने इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट लेने हैं मुझे। अब फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, बोलो? A11। ये देखो A11 आया यहाँ पे। हाँ जी। अब A11 में जो i प्लस जे है वो इवन है, ये 1 + 1, यस सर। तो इसको साइन नहीं चेंज करना, इसके साथ यही साइन रहेगा आपका जो है। जो ऑड है तो उसका साइन चेंज हाँ होता है। ऑड है तो उसका साइन चेंज करना, चाहे जिस मर्जी कॉलम में हो जिस मर्जी रो में हो। ओके सर, तो 2 + 1 या 3 है इसलिए साइन चेंज। हाँ तो यहाँ पे 1 जो मैं सेकंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 + 2 = 3, तो ऑड है तो आपको उसका साइन के साथ नेगेटिव लेना ही है। आया समझ बात? बताओ। यस सर। बात तो मतलब उनका दोनों को ऐड करे आई और जे को तो नेगेटिव आना चाहिए। मतलब वेयर एवर i + j इज ऑड तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना, साइन चेंज करना आपने, सर आ रहा सर। राइट? राइट सर। अब मैं अगर इसको थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करूंगा तो पहला एलिमेंट A13 है, तो मैं A13 से शुरू करूंगा तो वो साइन नहीं चेंज करूंगा, फिर A23 का साइन चेंज करूंगा। ये थोड़ा समझ आया? हाँ सर आ रहा। हाँ अभी एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ आ जाएगा, राइट? ये कर दूं क्लियर? यस सर। लिख लिया ये? यस सर। और अब देखो, अब एग्जांपल देखो, अब आपको समझ आएगा, देखना। जैसे मान लो मुझे ये इसका डिटर्मिनेंट निकालना 3/3 का, जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालते थे वेक्टर का, हाँ जी। बस वही तो है, i कैप - j कैप k कैप नहीं देते थे? यस तो इसके सर। अंदर प्लस माइनस प्लस होता है। उसमें भी इसमें भी तो प्लस माइनस प्लस ही है फर्स्ट रो के साथ। आप इधर देखो, अब एग्जांपल देखो, ठीक है? मान लो ये है हमारा, राइट? अब मैं जब इसको एक्सपेंडिंग, इसको हमें दो तरीके से एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड अलोंग R1 एंड C3। अब C3 पे भी करेंगे, C2 से आप अपने आप करोगे, एंड ऑब्जर्व वेदर वैल्यूज आर सेम और नॉट। अब देखो जब मैं R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करूंगा तो पहला एलिमेंट 2 है तो सेम साइन रहेगा ना, ये 2 A11 है ना ये। अब जिस रो जिस कॉलम में लाई करो उसको डिलीट करो और बाकी 4 एलिमेंट उसी ऑर्डर में लिख देने हैं आपने, ये। अब नेक्स्ट एलिमेंट -1 है तो अब -1 नहीं लोगे, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, +1 लेंगे।
क्योंकि ये ये A12 है। तो अब ये 4 एलिमेंट डिलीट करो जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहे हैं। ये देखो ये गया, तो बाकी 4 एलिमेंट इसी ऑर्डर में लिखने हैं जिस ऑर्डर में बचे हुए हैं आपके। ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपका 3, ये साइन नहीं चेंज करना आप, क्योंकि ये इवन वाला है। जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको डिलीट करो, बाकी 4 एलिमेंट उसी ऑर्डर में लिख दो। सर हाँ जी बोलो। जो आपने साइन यहाँ पे तो चेंज ही नहीं हुआ 1 और 3 के लिए। यहाँ पे ये हाँ जी -1 था ना, हाँ अच्छा ठीक है। तो और -1 1 हो जाएगा ना। हाँ और 3 अब इसको देखो, इसको कैसे आगे सॉल्व करना है। 2, अब इसको जैसे 2/2 डिटर्मिनेंट बताया था वैसे करना है। -5 × 2 -10 -35, ये बताया था ना। 2/2 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर +1 इंटू -6 +7 +3 इंटू 15 +5। अब इसका वैल्यू देखो क्या आ गया हमारा। ये हो गया हमारा 90 माइनस में, ये हो गया +1 और ये हो गया प्लस में 60। तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू 29 आ गया माइनस में। आया समझ? यस सर। अब देखो मैं इसको C3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं यहीं पे ही। जब आप C3 के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो पहला एलिमेंट 3 लोगे, इसका साइन नहीं ना चेंज करेंगे। नहीं, एक मिनट, ये आपका A, हाँ इसका साइन तो नहीं चेंज होगा ना, ये 1 3 है ना। ये यस सर नहीं होगा। जिस कॉलम में लाई कर रहे हो उसको डिलीट करो, बचा के आपके पास 3 -1 5 5। अब जब ये वाला एलिमेंट लूंगा ना इस कॉलम का, ये C3 का 7, तब -7 लूंगा मैं, राइट। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट क्या बचे मेरे, 2 -1 -1 5, और फिर लास्ट एलिमेंट लूंगा -2। इसका साइन नहीं चेंज करना आपने, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है, A31 है ये। तो ये बचेगा, इसके साथ बचा 2 -1 3 5। ये समझ आ गया? यस सर। अब आप ये देखो कि इसको भी एक्सपेंड कर रहा हूं। 3 इंटू 15 +5 -7 इंटू 10 -1, क्योंकि ये +1 आ रहा है ना मल्टीप्लाई करके, और फिर -2 इंटू 10 +3। अब इसको सॉल्व करो तो ये देखो कितना आ रहा है, 60 10 - 1 9 9 इंटू -3 -63, और 10 + 3 13 13 इंटू -2 -26। अभी देखो -99 + 60 -29 ही नहीं आ गया, सेम आ रहा है ना। हाँ सर। आ गया समझिए? तो सर तो किसी से तो उसी से करो R1 से, मतलब हैं? सीधे R1 से ही करने का फायदा। नहीं फायदा तो बाद में पता लगेगा ना, अभी हमें फायदा नहीं पता है, ठीक है। तो आपको सारा कुछ पता तो होना चाहिए ना। अब आप इसको C2 के लॉन्ग एक्सपेंड करके देखो कि आपका वैल्यू -29 आ रहा है या नहीं। अब अपने आप से करो, राइट, ठीक है। ठीक है सर। एक बार C2 के लॉन्ग एक्सपेंड करो कि वेदर यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट और नॉट।
आया -29? यस सर। यस सर, आ गया। आ गया ना? अब समझ आ गया एक्सपेंशन? यस सर। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। अब आप मुझे बताओगे कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट को जनरली आप डेल्टा से डिनोट करते हो, राइट? डेल्टा लिख लो इसको। इफ A is not equal to B is not equal to C, then prove that डेल्टा इज नेगेटिव। ये हमें प्रूव करना है, राइट? यस सर। अब इसका पहले इसको एक्सपेंड करो सिंपल एक्सपेंशन से। वो बताओ मुझे क्या आ रहा है। इसको सिंपली एक्सपेंड कर दो रो 1 के अलोंग, बिल्कुल सिंपल सी एक्सपेंशन है। आप मुझे वो बताओ क्या आ रही है। सर एक्सपैंड किसके अलोंग करना है? R1 के अलोंग, जैसे अभी एक्सपेंड किया था आपने। अच्छा, ओके। सिंपल एक्सपेंशन 3/3 का जैसे करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, बस वो सिंपल एक्सपेंशन करना, कुछ नहीं करना आपने। वो बताओ मुझे पहले क्या आ रहा है। सर हो गया। फिर AC माइनस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस AB प्लस BC माइनस C का स्क्वायर। ये चेक करो, ये आ रही है इसकी एक्सपेंशन। माइनस C स्क्वायर, हाँ सर ये आ रही है ऑर्डर ना? भी यही है। अब नहीं ये आ गया? सर 2 मिनट। हाँ हाँ, करके देखो बच्चे। यस सर, आ गई। अब देखो, हमें इसको प्रूव करना है कि अगर A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C है, देन इट इज अ नेगेटिव, मतलब इट इज नेगेटिव, राइट? तो उसके लिए आपको एक आइडेंटिटी नोट करनी पड़ेगी, वो लिख लो। जो ये होती है ना आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये नोट कर लेना। ये आइडेंटिटी है, राइट? यस सर। ये आप प्रूव भी कर सकते हो इसको ओपन करके ना, राइट हैंड साइड को A माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो यही चीज आ जाएगी, राइट? ओके। अब देखो यहां से क्या बन रहा है, यहां से ये नेगेटिव साइन लेके ये कॉमन, ये चीज बन रही है। जब आप इनसे सब में से नेगेटिव साइन ले लोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं बन जाएगी इसकी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लेके हाफ, ये लिख सकता हूं मैं, राइट?
समझ आया ये? यस सर। अब देखो, जो स्केयर है वो या तो 0 हो सकता था या पॉजिटिव होगा। तो 0 होता अगर a इक्वल टू बी होता तो, लेकिन हमें कह रहा है कि a नॉट इक्वल टू बी है, तो मतलब इट कैन नॉट बी 0। तो ये पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ, ये चीज भी पॉजिटिव हुई, यस सर। और ये भी पॉजिटिव है, और बाहर एक नेगेटिव का साइन है, तो लेस देन 0 नहीं हो गया? 4 पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ना, हाँ जी सर, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू इसकी डिटर्मिनेंट की। आया समझिए? यस सर, आ गया। उसके बाद आपने लिखना है माइनस एंड कोफैक्टर होती है एक चीज, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट करेंगे हम, राइट? ये लिख लिया? यस सर। हाँ, उसके बाद हेडिंग डालो माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर माइनर का आपने डेफिनेशन लिखना है, तो जैसे मान लो हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये है मान लो, जैसे मान लो हमारे पास 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यू कैन राइट माइनस ऑफ एलिमेंट, माइनस ऑफ एन एलिमेंट of a matrix is determinant of a square matrix of order 1 less than a given matrix, and which is obtained by deleting row and column in which element lies। उसके बाद लिखना माइनस आर डिनोटेड बाय MIJ। ये लिख लो, कि इसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको।
सर हाँ जी बोलो। इस मैट्रिक्स में माइनर क्या क्या है? अभी बताऊंगा मैं, वो आपको डेफिनेशन समझाऊंगा क्या बनती है, ये कैसे बनती है। ओके आपने लिख लिया? यस सर। लिख लिया ना। अब देखो, जैसे A11 है, उसके माइनर को मैं कहूंगा M11, क्योंकि IOJ11 है ना, हाँ यस सर। तो उसको मैं लिखूंगा M11। अब M11 है क्या? जैसे मैंने आपको बताया, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 लेस देन अ गिवन मैट्रिक्स। मतलब गिवन मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? 3/3। तो जो माइनर होगा वो एक ऑर्डर लेस का होगा, मतलब वो कितने ऑर्डर का होगा? 2/2। यही बता रहा हूं ना मैं डेफिनेशन में, राइट? सर, मतलब सर वो समझ आया कि M11 होगा, फिर आगे समझ नहीं आया। बच्चे देखो, अभी चलो आप उसको छोड़ो, अभी डेफिनेशन को छोड़ो, डेफिनेशन बाद में समझते हैं। आप ये देखो कि M11 कैसे निकलेगा, पहले ये देखो। ये A11 है आपका, जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको खत्म कर दो ऐसे। तो 4 एलिमेंट बचे, उनको ऐसे लिख लो। अब ये डिटर्मिनेंट तो आप सॉल्व कर लोगे ना, 2/2 जैसे सॉल्व होता है। हाँ सर। तो ये M11 आ जाएगा आपका सॉल्व करके। अब डेफिनेशन को देखो, इट इज minor of an element of a matrix is determinant of square matrix of order 1 less than a given matrix। मतलब ये 3/3 का था, तो ये 2/2 का आ रहा है, राइट? एक कम हो गया ना। विच इज obtained by deleting row and column। कैसे मिला हमें? रो और कॉलम को डिलीट करके, जिसमें एलिमेंट लाई कर रहा है। अब आया समझ? A11 कॉमन नहीं लेंगे? नहीं नहीं, इसमें बाहर नहीं लिखना है आपने, इसमें वो डिटर्मिनेंट लिखना है विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम इन विच एलिमेंट लाइज। अब मैं M12 लिखूंगा जैसे, तो जिस रो जिस कॉलम में एलिमेंट लाई कर रहा है उसको डिलीट कर दूंगा, ये और ये, और बाकी जो 4 एलिमेंट बचे हैं उसका डिटर्मिनेंट लिखूंगा। बाहर कुछ नहीं लिखना आपने। ये M12 आ जाएगा, राइट? और ऐसे M13 निकाल सकते हो आप, जो मर्जी निकाल दो, जैसे M22 लिखना है आपने, तो जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको डिलीट कर दो, ये और ये गया। 4 एलिमेंट कौन से बचे आपके? A11, A13, A31 और A33। ये इसका माइनस आ जाएगा। अब आया समझ? यस सर। मतलब आपने जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, जिस रो जिस कॉलम में वो लाई कर रहा है उसको डिलीट कर दो, और बाकी जो बचा हुआ उसका डिटर्मिनेंट ले लो। आगे बच्चों समझ? यस सर। पास क्लियर है? सर आ गया। हाँ, उसके बाद माइनर, अब जैसे माइनर निकाल लिया आपने, उसके बाद कोफैक्टर कैसे निकलेंगे वो देखो। जो कोफैक्टर्स होंगे ना आपके, कोफैक्टर में आपने कुछ नहीं याद करना, कोफैक्टर में सिर्फ आपने यही याद करना है। जैसे CIJ, कोफैक्टर को हम CIJ से डिनोट करते हैं, एनसीईआरटी में शायद AIJ से डिनोट किया हुआ, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये होता है -1 की पावर i + j Mij। मतलब अगर i + j इवन है तो माइनर और कोफैक्टर इक्वल रहेंगे, और अगर i + j ऑड है तो माइनर का साइन चेंज हो जाएगा, राइट? यस सर। तो हाँ जी। जितने एलिमेंट होंगे उसके माइनर भी निकल जाएंगे और कोफैक्टर भी निकल जाएंगे। आया समझ? यस सर। अभी एक क्वेश्चन में अप्लाई करके बता दूंगा, तब आपको ज्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है? ओके। हाँ तो जी। ये लिख लो बस। कोफैक्टर में आपने इतना ही करना होता है कि जिसमें i + j ऑड है उसका साइन चेंज करना है बस आपने।
तो माइनस से ही कोफैक्टर निकल जाएंगे, राइट? लिख रही है ये? उसका मतलब -1/i+j और फिर मल्टीप्लाइड बाय mij। हाँ, मतलब वही हो गया ना, अगर i + j इवन होगा तो सेम हो जाएगा cij और mij, अगर इवन होगा तो, और अगर ऑड होगा तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, बस यही मतलब हुआ ना इसका तो, हाँ सर। राइट? तो अब देखो इसको अप्लाई कैसे करना है आपने, मतलब निकालने कैसे हैं, एक क्वेश्चन में बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो आपको इसके माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं, क्योंकि बार बार यूज होते रहेंगे तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ, तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 -3 5 7 9 एंड -2 3 8। अब देखो इसके माइनर और कोफैक्टर निकालने, तो सबसे पहले मैं M11 निकालूंगा। तो M11 देखो, जिस रो जिस कॉलम में A11 लाई कर रहा है उसको डिलीट कर दो, बाकी का डिटर्मिनेंट ले लो। तो ये कितना हो गया 56 -27, तो 29 आ गया ये। यस सर। उसके बाद M12 निकालो, जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको खत्म करो, बाकी का डिटर्मिनेंट ले लो, 5 9 -2 8। ऐसे तो ये हर के कितना लिए करना है, ऐसे तो 9 हो जाएंगे। है, ऐसे हर के लिए करना है। हर एलिमेंट का निकालना है हमें, राइट? तो M12 कितना आ जाएगा 40 + 18 58 आ गया। ऐसे ही हम M13 देखो क्या आ रहा है, जिस रो जिस कॉलम में लाई करा उसको डिलीट कर दो, 5 7 -2 3। तो ये आ गया आपका बच्चों 15 + 14 29 आ गया ना ये भी। ऐसे ही आप बाकी एलिमेंट के भी निकाल सकते हो, 9 के 9 के, बाकी के भी निकाल लोगे ना ऐसे ही। यस सर। अब देखो कोफैक्टर निकालने तो C11 जैसे है, C11 क्योंकि 1 + 1 इवन है तो माइनर और कोफैक्टर सेम रहेंगे 29। अब C12 निकालना है तो ये 58 है तो इसका साइन चेंज कर दो, -58। C13 में सेम रहेगा तो 29 ही आ जाएगा, राइट? ऐसे आप बाकी 9 के 9 निकाल सकते हो इसमें भी। हाँ जी सर। तो ये माइनर और कोफैक्टर होते हैं बेसिकली। आया समझ? यस सर, आ गया। ये 2/2 में और देख लो, क्योंकि 2/2 में बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे मैं 2/2 लेता हूँ, मान लो ये, तो इसमें M11 क्या होगा, इसमें और इसमें इसको डिलीट कर दो तो 7 बचा, एक यस ही सर। एलिमेंट बचा ना इसमें। तो M12 में इसको और इसको डिलीट करो, -5 आ जाएगा। M21 ये और ये डिलीट होगा, -3, और M22 2 आ जाएगा। इसमें जो एलिमेंट बचेगा वही लिख देना बस डिलीट करके। अब C11 क्या होगा बताओ कोफैक्टर M11 का -7 होगा। बच्चे? M11 I + J क्या है? C11 7 7 साइन ध्यान से लगाने हैं। C21 क्या होगा? ये है ना M21। 3 हाँ ध्यान से। और फिर C12 क्या होगा? 5 5 और C22 2। तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ 2/2 एंड 3/2, राइट? ठीक है सर। राइट समझ सर। आ गया? यस सर। हाँ सर आ गया। ये लिख लो, फिर एक प्रॉपर्टी करवाऊंगा डिटर्मिनेंट्स की, और उसके बाद फिर हम इसको रैप करेंगे क्लास को ना, और फिर मैं बता दूंगा आपको क्या क्या करना है, राइट? यस सर, लिख लिया ये। लिख लिया? तो सर ये सब उसमें यूज होएगा, मतलब मैट्रिसेस में? ये सारा कुछ यूज होएगा बाद में, ठीक है? ठीक है। तो ये तो बार बार आपको क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। जब आप अभी हम एडजॉइंट करेंगे एक चीज, इन्वर्स करेंगे, तो बार बार आपको यूज करना पड़ेगा, राइट? राइट सर। हाँ,
तो अब ये देखो मैं दोबारा एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट पे आ रहा हूँ, राइट। तो ये हेडिंग डाल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। एक दो प्रॉपर्टी करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे इसके ज्यादा। अब सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ना, दैट इज रिलेटेड टू एक्सपेंशन। अब देखो जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी 1 कर देना, मैंने आपको ये डिटर्मिनेंट लिया था डेल्टा, ये लिया था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जब मैंने इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया था तो मैंने इसको ऐसे लिखा था A11 इंटू में A22, A23, A32, ये A33 है, A33। फिर मैंने माइनस साइन लिखा A12 और जिस रो जिस कॉलम में लाई किया उसको डिलीट किया, A21, A23, A31, A33, and then I write last element A13 and A21, A22, A31, A32। ये लिखा था ना हमने। यस सर। अब ये देखो ये एक्सपेंशन बेसिकली है क्या, अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो ना एक्सपेंशन को, अगर इस चीज को ऑब्जर्व करते हो तो ये A11 का माइनर है। किसका सर? ये M11 नहीं है हाँ जी। जो M11 यही बताया था हाँ ना। ठीक है सर, आ गया, समझ आ गया समझ। ठीक है, और ये कोफैक्टर भी होगा क्योंकि A11 का है ये, हाँ जी। क्योंकि M11 और C11 तो इक्वल होते हैं ना। यस सर। तो ये A11 के साथ C11 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये A12 के साथ देखो, ये A12 का माइनर है क्योंकि ये रो और कॉलम डिलीट करके बना है। ये जो मैंने मार्क किया ये A11 का माइनर नहीं है, A12 का, सॉरी। बताओ। हाँ सर। और उसको इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो कोफैक्टर नहीं बन जाएगा। इसमें साइन चेंज करना पड़ेगा ना, A12 के साथ ऑड है क्योंकि और है तो A12 के साथ भी तो कोफैक्टर ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना C12, और A13 के साथ भी देखो C13 नहीं है। यस सर। तो ये डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा। मतलब जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है ना, वो बेसिकली किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे सेकंड कॉलम के एलिमेंट है A12, C12 प्लस A22, C22 प्लस A32, C32। ये सेकंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन होगी इसकी। यस सर। ये भी डेल्टा का ही वैल्यू आएगा। तो ये आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कर सकते हो, राइट। राइट सर। तो आप ये लिख लो अब, if we multiply element of any row or column by their cofactors। सर रिपीट कर दो, आपकी आवाज कट गई थी। कट रही है आवाज? लिखो if, यहाँ लिख ही देता हूं मैं ना, आपको नजर तो आ ही जाएगा ना। एक मिनट रुको, ये लिखो if we multiply element of any row
ऑब्लिक कॉलम बाय देयर कोफैक्टर्स, रिस्पेक्टिव कोफैक्टर कर लो, and add them. Then we will get value of determinant. अब समझ आ गया? हेलो, यस सर समझ आ गया। अब समझ आ गया ना। और एक लास्ट थिंग कर रहे हैं हम, जैसे मैंने इसमें क्या किया है कि जिस रो के एलिमेंट लिए उसी रो के कोफैक्टर लिए साथ में, राइट। अगर मैं कोई रो के एलिमेंट लेता हूं और कोफैक्टर किसी दूसरी रो के लेता हूं तो उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं तो 0 आएगा। मतलब अगर मैं ये चीज निकालूंगा ना, A11 के साथ C21, मतलब एलिमेंट इस रो के ले रहा हूं और कोफैक्टर इस रो के ले रहा हूं, प्लस A12 C22 प्लस A13 C23, ये 0 आएगा हमेशा, ठीक है। मतलब अगर हम किसी रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा, और अगर किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 आएगा। आ गया समझ? यस सर। ठीक है, ये आप प्रूव भी कर सकते हो, आप अपने आप से प्रूव करके देखना। जैसे आप C21 तो निकाल लोगे ना इस डिटर्मिनेंट का, यस सर। C22 निकाल लेना, C23 निकाल लेना, और ये पूरा सॉल्व करके देखना कि सारे एलिमेंट्स कट रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी समझ आ गया? यस सर। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे प्रॉपर्टीज करेंगे डिटर्मिनेंट की, एंड वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो इसका प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है बच्चों को ना, राइट। तो इसमें प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, तो वो मैं आपको यहीं पे प्रैक्टिस करवा दूंगा। ओके ठीक है, सर। बाकी जो आपका काम करने वाला है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है सर। ठीक है ना, तो अभी आपको 4th एक्सरसाइज छोड़ना पड़ेगा अभी, थर्ड चैप्टर का, बाकी बता दूंगा मैं आप क्या कर सकते हो, राइट। ऑल राइट सर। चलो चलो, वो मैं मैसेज में बता दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सर। चलो, ओके जी, ओके जी।